घोनू झा एक रात सोए हुए थे। उनकी पत्नी गहरी नींद में उसी पलंग पर सो रही थी जिस पर घोनू झा सोए हुए थे। घोनू झा कच्ची नींद में थे। कहीं से आ रही खटपट की आवाज़ से उनकी नींद उचट गई। उन्होंने ध्यान देकर इस आवाज़ को समझने की कोशिश की। आवाज़ बाहर वाले ओसारे से आ रही थी। घोनू झा को समझते देर न लगी कि चोर होंगे। आहट कुछ टटोले जाने से पैदा हो रही थी। ओसारे में कई मार्ट पड़े थे जिनमें अनाज रखे गए थे। घोनू झा ने अकान कर समझा कि माठ में रखे नपना के टकराने से खटपट की आवाज़ पैदा हो रही है, जिससे उनकी निंद्रा भंग हुई थी। घोनू झा के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा और वे झटके से उठे और पलंग पर बैठकर अपनी पत्नी को जगाने लगे। पंडिताइन के शरीर को जोरों से झकझोरते हुए घोनू झा ने आवाज़ लगानी शुरू कर दी। अरे उठे भाग्यवान, जल्दी उठो, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पंडिताइन गहरी नींद में थी। दिन भर की थकी मांदी वह कच्ची नींद से जगाए जाने से झल्ला गई। ओह, सोने क्यों नहीं देते? अरे उठ भी, कहीं लाखों का नुकसान न हो जाए। घोनू झा ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। लाखों का नुकसान की बात सुनकर पंडिताइन थोड़ा सजग हुई और बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उधर चोर जो माठ से अनाज गिराने की ब्योत में लगा था, घोनू झा के मुंह से निकले लाखों शब्द सुनकर आगे की बात सुनने के लिए पैर चापते हुए खिड़की से कान सटाकर खड़ा हो गया। अमावस की रात के घने अंधकार में उसे इतना इत्मीनान था कि भीतर से कोई उसे देखना भी चाहे तो देख नहीं सकेगा। पंडिताइन ने सचेत होते हुए घोनू झा से पूछा, कोई सपना देख लिया क्या कि अचानक आधी रात में लाखों का नुकसान की बात करने लगे? घोनू झा ने कहा, अरे पंडिताइन, समझो अपने भाग्य जग गए हैं। मैं जो एक पोटली सेंबल के बीज लाया था वह कहाँ है? पंडिताइन इस बेतुकी बात पर फिर झल्ला पड़ी। ओहो, क्या बात हुई? आधी रात में सोए से जगा दिया। कहने लगे लाखों का नुकसान हो जाएगा, जैसे कोई हीरा मोती जर जेवरात की बात हो। और अब पूछ रहे हो संबल के बीज कहाँ हैं? कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया है? घोनू झा ने पंडिताइन को डपट दिया। अरे फालतू बकवास में मत पड़, यह बता कि सेंबल के बीज कहाँ हैं? पंडिताइन घोनू झा के तेवर देखकर सहम गई और बिसुरती हुई बोली, बाहर ओसारे की बनेरी में बीज की पोटली बंधी हुई है। घोनू झा ने बिगड़ते हुए कहा, अरे उस पोटली को तूने इतनी लापरवाही से रखा? पंडिताइन को भी गुस्सा आ गया और वह भी तेज आवाज़ में बोल पड़ी, 2 पाई का भी होगा वह सेंबल का बीज, मैं क्या उसे तिजोरी में रखती? काहे आधी रात में टंटा खड़ा कर रही हो? चोर सांस रोके घोनू झा और पंडिताइन के बीच हो रही बातचीत को सुन रहा था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक पोटली सेंबल के बीज के लिए घोनू झा इतना तड़क क्यों रही है। तभी उनके कान में घोनू झा की आवाज़ पड़ी, अरे भाग्यवान, अब वह सेंबल का बीज तिजोरी में ही रखा जाएगा। तुम्हें कुछ दिन दुनिया की खबर है भी या नहीं? एक यूनानी चिकित्सक ने सेंबल के बीज से जीवन रक्षक औषधि बनाई है और रातों रात सेंबल के बीज की कीमत हीरे जवाहरातों की तुलना में 200 गुना बढ़ गया है। जरा सोच, एक स्वर्ण मुद्रा में 1 तोला सोना मिल जाता है या नहीं? यह एक यूनानी व्यापारी आज ही महाराज के पास आया था। वह 200 स्वर्ण मुद्राओं में 1 तोला के भाव से सेंबल के बीज खरीदने की बात कर रहा था। उसी ने महाराज को बताया कि इस बीज से बनने वाली दवा से मरता आदमी भी जी उठेगा। अब समझी कि मैं सेंबल के बीजों के लिए इतना बेचैन क्यों हूँ। कल ही बाजार जाकर इन बीजों को बेच आऊँगा और इनसे मिलने वाले पैसों से सबसे पहले तुम्हारे लिए महल बनवाऊँगा और तुम्हें जेवर जवाहरातों से लाद दूँगा। चल पोटली ले आते हैं। पंडिताइन ने कहा, अब रहने भी दो पंडित जी, रात भर में कौन सी आफत आ जाएगी। जो बात सेंबल के बीज के बारे में तुमको मालूम है वही बात अभी लोगों तक पहुँचेगी भी नहीं। अभी सो जाओ, सुबह उठकर सबसे पहले पोटली ले आऊँगी और तुम्हें दे दूँगी। घोनू झा को जो संदेश बाहर खड़े चोर को देना था वह दे चुके थे, इसलिए उन्होंने मन मारने के अंदाज में कहा, ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहो। वैसे भी सेंबल के बीज की कीमत महाराज के अलावा केवल मैं जानता हूँ। अच्छा चलो सो ही जाते हैं। और घोनू झा बिस्तर पर लेट गई। पंडिताइन ने भी राहत की सांस ली और सो गई और घोनू झा बिस्तर पर लेट गई। दूसरे दिन सुबह सुबह पंडिताइन घबराई सी घोनू झा को झकझोर कर बोली, अजी उठिए पंडित जी, गजब हो गया, उठिए। घोनू झा उठे। उन्होंने घबराई सी पंडिताइन को देखा
तो मुस्कुराकर पूछने लगे, तो पोटली गायब हो गई? पंडिताइन जवाब देने की बजाय सुबकने लगी। वह पछतावे से भरी हुई थी कि यदि उसने घोनू झा की बात मानकर रात को ही बनेरी से पोटली खोल ली होती तो यह हादसा नहीं होता। न जाने कौन रात में ही पोटली खोल कर ले गया। इसमें बहुमूल्य सैंपल के बीज थे। घोनू झा को लगा कि चोर वाला राज अब खोल देने में ही भलाई है। न जाने सैंपल के बीज के सदमे में पंडिताइन पर क्या गुजरे। उन्होंने पंडिताइन की पीठ थपथपाते हुए कहा, अब जाने भी दो। 2 पाई की चीज़ के लिए इस तरह आंसू नहीं बहाते। फिर उन्होंने पंडिताइन को चोरों की सारी बात बताई कि उन्होंने चोरों की आहट सुन ली थी और उन्हें गुमराह करने के लिए सैंपल के बीज के भाव बताए थे तथा एक किस्सा गढ़ दिया था। घोनू झा की बात सुनकर पंडिताइन की जान में जान आई। घोनू झा बिस्तर से उठे। स्नान आदि से निर्वित होकर उन्होंने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और बाजार की ओर चल पड़े। बाजार पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले काम किया कि बाजार सुरक्षा चौकी पर गई और वहां के चौकीदार से बताया कि बाजार में यदि कोई सैंपल का बीज बेचता नजर आए तो उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए, क्योंकि एक ठग कल से ही सैंपल के बीज को जीवन रक्षक औषधि बताकर बेचने की कोशिश कर रहा है। वह सैंपल के बीज की कीमत 200 रुपये तोला बता रहा है। वे खुद उससे ठगते ठगाते बचे हैं। पहले तो चौकीदार को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति इस तरह का दुस्साहस कर सकता है कि 2 पाई की चीज़ के लिए 200 स्वर्ण मुद्राओं की मांग करे। लेकिन बात क्योंकि घोनू झा की थी तो उसे सतर्कता दिखाने की मजबूरी हो गई। चौकीदार को लेकर घोनू झा बाजार का चक्कर लगाने लगे। एक जगह पर उन्होंने एक व्यक्ति को कपड़ा बिछाए सैंपल का बीज बेचते देखा। आमतौर पर सैंपल के बीज बाजार में नहीं बेचे जाते, इसलिए उन्हें विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति कोई और नहीं, वही चोर है जो रात में उनके घर से सैंपल के बीजों की पोटली चुरा कर ले आया था। उन्होंने चौकीदार को इशारा कर दिया और उनके इशारे पर चौकीदार चोर के पास पहुंचा और उससे सैंपल के बीज की कीमत पूछी। चोर ने चौकीदार की ओर देखकर कहा, 200 स्वर्ण मुद्राएं प्रति तोला। चौकीदार ने प्रश्न किया, अरे इतना महंगा क्या है ऐसा इन बीजों में? आखिर ये सैंपल के बीज ही तो है ना? चोर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये साधारण बीज नहीं है, इन बीजों में जीवन रक्षक तत्व है। तब तक घोनू झा वहाँ पहुँच चुके थे और चोर चौकीदार संवाद का रस ले रहे थे। उन्होंने चोर से कहा, अरे तू 2 रात का भाव बता रहा है। चौकीदार जी, जरा इसे सैंपल के बीजों का दिन वाला भाव बता दीजिए। फिर क्या था, चोर को चौकीदार ने पकड़ा, उसकी मुस्की चढ़ा दी और पीटता हुआ उसे लेकर चला गया। घोनू झा अपनी मस्त चाल से राज दरबार की ओर बढ़ने लगी।